चलो कल क्या किया था हम लोगों ने, रेडियस ऑफ कर्वेचर। हाँ मैं क्वेश्चन लाना आज भी भूल गया, मैं करवा दूंगा क्वेश्चन सर्कुलर खत्म होने के पहले पहले। आज वो मेरे दिमाग में नहीं था कि कहाँ लेक्चर है मेरा। तो ये हमने क्या क्या किया, काइनेमेटिक्स में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, एंगुलर वेलोसिटी होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, और क्वेश्चंस भी हुए, इक्वेशंस भी हो गए काइनेमेटिक्स वाले सारे। और उसके बाद हमने ATAR किया, उस पर क्वेश्चंस किए, एनेट क्या होता है उस पर हुआ, और रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये पूरा काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का ही एक पूरा वो कॉन्सेप्ट है जो हमने ख़त्म किया है। ठीक है, अब हम इसका सेकेंड पार्ट चालू कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। क्या चालू कर रहे हैं हम लोग? डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो जब हम डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन की बात करते हैं बेटा देखो, काइनेमेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ मोशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? या सॉरी, काइनेमेटिक्स में हम बात करते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट की। और जब हम काइनेमेटिक्स के बाद डायनामिक्स की बात करते हैं तो हम कॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं कि कोई भी पार्टिकल चला रेस्ट से तो क्यों चला, एक्सेलरेट हुआ तो क्यों चला। और बाद में जब हम रिसर्च किया और लोगों ने, और आगे जब पहुंचे तो हमें पता चला कि कोई भी पार्टिकल अगर रुका हुआ है तो चलने के लिए उसको एक फोर्स की जरूरत है। तो फोर्स इज द मेन कॉज ऑफ मोशन। तो मेन कॉज ऑफ मोशन कौन है? फोर्स। तो बेसिकली डायनामिक्स में हमें किसकी बात करनी होती है? फोर्स की। फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। अच्छा, कितने फोर्स काम करते हैं कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में चल रहा है तो? इसकी हम बात कर लें। फोर्स इन सर्कुलर मोशन। तो सबसे अच्छी बात जो है फोर्स के लिए वो ये है कि मान लो मेरे पास यहाँ एक सर्कल है और इसका कुछ ना कुछ तो एक रेडियस है और ये इस तरह से घूम रहा है। जब यहाँ है तो एक फोर्स इधर लगेगा और एक फोर्स इधर लगेगा। मुझे कैसे पता ये दो फोर्सेस लग रहे हैं? हमने काइनेमेटिक्स में कर रखा है, एक एक्सेलरेशन इधर है और एक एक्सेलरेशन टेंजेंशियल भी है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो फोर्स प्रोवाइड करेगा उसको हम Ft बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Ft। व्हाट इज Ft? टेंजेंशियल फोर्स। और दूसरा इसको हम Fc या Fr बोलते हैं, ये होता है रेडियल या सेंट्रीपिटल फोर्स। इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा क्योंकि ये वही चीज़ है जो हमने अभी एक्सेलरेशन में पढ़ा हुआ था। वही एक्सेलरेशन की चीज़ें ही यहाँ पर दोबारा से पढ़ रहे हैं। तो अगर मैं फोर्स की बात करूँ सर्कुलर मोशन में तो जो Fnet लिखा जाएगा, क्या वो ऐसे नहीं लिखूंगा मैं Fr स्क्वायर प्लस Ft स्क्वायर? बोलो बच्चों, देख लो फिर टाइम दे दूंगा लिखने को। Fr स्क्वायर प्लस Ft स्क्वायर मतलब जो मेरा नेट फोर्स आएगा क्या वो ऐसे आ रहा होगा कोई नेट फोर्स? और ये वाला जो एंगल होगा इसको मैं अगर थीटा बोल दूं तो जो Fnet लग रहा है क्या वो Ft बाई Fr? अगर आप याद करें तो ये AT बाई AR जैसा ही है। प्योर काइनेमेटिक्स वाला ही पार्ट रिवाइज करवा रहा हूँ मैं। समझो ये तुम आप रिवाइज कर रहे हो, ऐसा सोचो कि अब ये पूरा हम रिवीजन के टाइम कॉन्सेप्ट जैसा कर रहे हैं। अगर मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करूं तो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होने वाला है? Ft विल बी 0 ग्रेड। देयरफॉर Fnet की वैल्यू क्या हो जाएगी? Fr या Fc, जो भी लिखना चाहो। ठीक है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स ही काम करता है। इतनी बातें अपने को पता हो गई
अब मैं यहाँ छोटा सा एक पॉइंट बना के लिख देता हूँ, जो हमें समझ में आया वही हम यहाँ पॉइंट बना के लिख देते हैं कि दो तरह के फोर्सेस अपने पास मिले। एक फोर्स कौन है? रेडियल फोर्स, जिसी को एक और नाम कौन सा मिलता है? और दूसरा कौन सा फोर्स है? टेंजेंशियल फोर्स। अच्छा, रेडियल फोर्स बच्चों एफटी या एफआर से, सॉरी एफसी या एफआर से दिखाते हैं कि ये होता क्या है ये फोर्स। क्या रेडियल फोर्स में मास इनटू रेडियल एक्सेलरेशन आएगा? मास इनटू रेडियल एक्सेलरेशन। और रेडियल एक्सेलरेशन होता कितना है? आर ओमेगा स्क्वायर, या फिर समझ में आया क्या? दिस इज योर रेडियल एक्सेलरेशन। और वहां हमने लिख ही दिया है रेडियल है मतलब सेंटर की तरफ काम करता है। आपको लिखने का मन है तो यहां मैं लिख दे रहा हूं एक्स टूवर्ड्स द सेंटर। और ये टेंजेंशियल क्या होगा? एफ टी एम इंटू ए टी। समझ आया? ये आप जानते हो, इसमें फटाफट से इसलिए मैं लिख के आगे बढ़ गया, नोट कर लो। तुम इतना सीरियस क्यों बैठे रहते हो भाई? कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है सब? ऐसा हंसा करो, मुस्कुराया करो, एनर्जेटिक लगा करो। ऐसे तुम सीरियस बैठते लगता है कि या तो तुम मुझे मार दोगे या तो मैं तुम्हें मार दूंगा। एक दूसरे को जानी दुश्मन बन गया कि एक दूसरे को खत्म ही कर देते हैं। देखो इसी तरह हंसो। चार बार आगे कहाँ जा रहे हैं? वो पाकिस्तान जा रहे हैं क्या? चलिए, इसको क्या स्पाइक बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ऐसा 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 रखते हैं तो फैशन कराए हो क्या? अपने आप हो गया क्या? तब ठीक है। कई लोग करवाते हैं ऐसा, वो ऐसा 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 खड़ा करते हैं, ऐसा मुर्गा खाना बनाते थे बीच में हाईवे। अरे वो कुछ बच्चे आते हैं हाईवे बनवा करके ऐसे बीच में रखते हैं, इधर एकदम 0 नंबर पे करवा लेते हैं। कहा नहीं नहीं तब भी ठीक है। नहीं उससे छोटा वाले वो ठीक है, वो आर्मी कट एकदम करा रखा है, वो ठीक है। बीच में बड़ा रखते हैं, ऐसा लगता है कि बीच में यहाँ कोई बैटिंग करने आ रहा है क्रिकेट की पिच है वो। चलिए, मस्ती वाली बात खत्म। तभी हमने सीखा कि दो तरह के फोर्स होते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है और सेंट्रीफ्यूगल और टेंजेंशियल होता है ना, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल। अब यहां ध्यान से समझो, मैं अगर एक वर्ड बोलूं तो आप क्या बोलेंगे? गलत है कि सही? वर्ड बोलने तो पहले वर्ड है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ फोर्स। ट्रू है कि फॉल्स? नहीं, ये ट्रू है। नहीं, इमेजिनरी नहीं है, इमेजिनरी फोर्स नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ फोर्स बिकॉज वो होता क्या है? कोई भी फोर्स, फ्रिक्शन भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, टेंशन भी हो सकता है, एमजी भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फोर्स हो सकता है, मैग्नेटिक फोर्स हो सकता है, कोई भी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है। एनी फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ इज रिवॉल्विंग अबाउट सन। अर्थ और सन के बीच में देयर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स या रेडियल फोर्स, व्हाटएवर यू वांट टू से। दूसरा, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अबाउट न्यूक्लियस। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वहां पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर हो गया? सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर रेडियल फोर्स। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? जब हम सर्कुलर टर्न ले रहे होते हैं रोड पे, फ्रिक्शन विल एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, आगे मैं पढ़ाऊंगा इसी में। तो वहां पे जो फ्रिक्शन है, it acts towards the center of circle and it will be the centripetal force.
मौत का कुआं देखा है, डेथ वेल, उसमें गाड़ियां चलाते हैं, ऐसे हाथ वो छोड़ देते हैं, ठीक है ना। वो जो मौत का कुआं बना होता है वहां पे नॉर्मल उनको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होता है। तो मैंने इतने सारे एग्जांपल दिए। मान लो एक रस्सी है ऐसे, इसमें यहाँ मैंने धागा बांध दिया, ऐसे ऐसे घुमाऊं तो ऐसे इसके अबाउट ही घूम रहा है, और जब घूमेगा तो स्ट्रिंग में टेंशन आएगा सेंटर की तरफ, दैट टेंशन फोर्स विल बी द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस ये समझना है कि जब भी सेंट्रीपिटल फोर्स आए तो आप बोलेंगे नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल कितना है। क्या बोलेंगे आप लोग? एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल कितना है। दैट नेट फोर्स विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। किसके बराबर हो जाएगा? mv स्क्वायर बाई आर। मेरी बात समझ में आई? तो नोट पॉइंट बना लीजिए, लिखिए इट इज नॉट ए स्पेशल फोर्स। नोट पॉइंट में लिखिए इट इज नॉट ए स्पेशल फोर्स कॉमा कर देना अभी। एनी फोर्स ब्रैकेट में लिख देना नेट फोर्स, मतलब एनी फोर्स मतलब नेट फोर्स की बात हो रही है। एनी फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल acting towards the center of circle is considered as centripetal or radial force। कहाँ पहुँच गए? कहाँ फंस गए? is considered as centripetal or radial force and we can equate that force with mv square by r, with mv square by r या फिर mr ओमेगा, इसका दोनों एक ही बात है। तो बच्चों ये है बेसिक तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स। कि कोई स्पेशल फोर्स है कि कोई भी हो सकता है। अब आप घर में इसके आगे अपना लिखते रहना, जैसे अर्थ रिवॉल्व्स अबाउट सन, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सन इज एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स। दूसरा तुम कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अबाउट न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इज एक्टिंग एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। अब बहुत सारे और भी फोर्सेस होते हैं, दैट इज नॉट अ पॉइंट यहाँ पे, बस तुम्हें समझो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। क्या आप समझ गए? सबसे पहले आप क्या निकाल लोगे? सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है, फिर आप क्या निकालोगे कि ठीक है सेंट्रीपिटल फोर्स आपको मिल गया, बहुत अच्छी बात है। अब आप निकालिए एफ नेट, तो एफ नेट आएगा mv स्क्वायर बाई आर। समझ में आया सबको? एक और चीज है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल की बात होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये कौन सा फोर्स होता है? बस यही इतनी थियरी है। अब क्वेश्चन चालू। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? ये सूडो फोर्स है। सूडो फोर्स का मतलब क्या होता है? झूठा फोर्स ही नहीं है, इमेजिनरी फोर्स भी नहीं है। इट इज जस्ट अ मैथमेटिकल एडजस्टमेंट। क्या है ये? मैथमेटिकल एडजस्टमेंट। क्यों अप्लाई करते हैं इसको? ताकि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को एक्सेलरेटेड फ्रेम में भी अप्लाई कर सकें। जब न्यूटन साहब ने अपना लॉज ऑफ मोशन देखा, तीनों लॉ, तो भूल गए थे कि फ्रेम को एक्सेलरेट भी किया जा सकता है जहां बैठ के हम देख रहे हैं। उन्होंने इक्विलिब्रियम वाले फ्रेम में बैठ करके सब चीजें निकाल दी। तो बाद में जब कोई कार में बैठ के कोई चीज देख रहा है और कार एक्सेलरेट कर रही है,
तो पॉसिबल नहीं हुआ। तो लोगों ने कहा इतना बड़ा साइंटिस्ट न्यूटन, उसको गलत तो हम काट नहीं सकते, तो उनके रिस्पेक्ट में क्या कर सकते हैं, तो ये चीज़ बनाई गई एक एडजस्टमेंट जिससे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को एप्लीकेबल किया जा सकता है किसी भी एक्सेलरेटेड फ्रेम में। उसको हमने क्या नाम दे दिया, सूडो फोर्स। क्योंकि फोर्स लगाने की बात हो रही है इसलिए इसको फोर्स बोला गया, क्योंकि काउंटर किसको कर रहा है, ये फोर्स को, इसलिए इसको फोर्स बोला गया। बस नाम में फोर्स रखा है, काम का ये फोर्स नहीं है। अगर सूडो फोर्स कोई फोर्स नहीं है, इसीलिए जब रिएक्शन फोर्स लिखते हो तो सूडो का कोई रिएक्शन नहीं होता। अच्छा, क्या होता है रिएक्शन एक्शन फोर्स, कौन सा लॉ है ये, क्या है थर्ड लॉ, सब लोग बोले क्या है, फिर से बोलो, चलो ये सबको आता है, बहुत बढ़िया बात है। मेरे पास एक ब्लॉक है जिसका मास है m, अगर मैं इसकी एफबीडी बनाऊं तो नीचे कितना फोर्स, ऊपर कितना फोर्स, नीचे कितना फोर्स mg, ऊपर कितना फोर्स n। क्या ये ब्लॉक अगर रुका है तो n और mg दोनों बराबर होने चाहिए, क्या ये दोनों फोर्सेस इक्वल है, क्या अपोजिट है, क्या एक्सेलरेशन पेयर है। अरे अभी तो पढ़े, अभी तुम लोग जो बोले एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, है ना एक्सेलरेशन पेयर, ये समझा ना, एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। भाई mg वाज द एक्शन, नॉर्मल वाज द रिएक्शन, या नॉर्मल रिएक्शन हुआ तो mg कौन हुआ, एक्शन। एक एक्शन दूसरा रिएक्शन, दोनों अपोजिट भी है, दोनों इक्वल भी है, तो ये एक्सेलरेशन पेयर है, ठीक है ना। यही मैं जानना चाह रहा हूं, इसीलिए तुमसे सवाल नहीं बनेगा। यही जो कॉन्सेप्ट है, या अधूरा कॉन्सेप्ट, इससे ही आपके सवाल नहीं बनते। दे आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर, डिफरेंट बॉडीज का, ठीक है। अगर डिफरेंट बॉडी पे हो तो है, ऐसा मान लो n और mg दो डिफरेंट बॉडीज पर लग रहे हैं, नाउ आर द एक्शन रिएक्शन पेयर। तुम बोलो ना, अभी भी नहीं होगा बेटा। देयर आर 3 पैरामीटर्स टू चेक। नंबर 1, एक मिनट ना, हाँ, नंबर 1, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जो आप जानते हो। नंबर 2, इट शुड एक्ट on 2 different bodies. Number 3, nature of the forces has to be same. Nature of the forces का मतलब normal is a contact force, mg is a field force, it is a gravitational pull. तो एक pull force है, एक contact force है, दोनों का नेचर अलग अलग है, तो दे कैन नॉट बी एक्शन रिएक्शन पेयर। अगर आप बोलोगे दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, इसका मतलब यहाँ नॉर्मल का कोई रिएक्शन नहीं मिला आपको और mg का भी कोई रिएक्शन नहीं मिला। तो अगर नॉर्मल और mg दोनों, भाई अगर मैं fbd बनाऊंगा तो n और mg यही दोनों फोर्स मिल रहे हैं ना, आप बोल रहे हो दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है ही नहीं सर। तो पहला जो हमने ऑप्शन पढ़ा, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो इसका एक्शन रिएक्शन गया कहाँ, या तो पहला पॉइंट गलत बोल रहे हो या तो तीसरा पॉइंट गलत बोल रहे हो। मैं बताता हूँ, दोनों ही पॉइंट सही है। हर एक एक्शन के बराबर अगर वो रियल फोर्स है, सूडो फोर्स नहीं है, तो हर एक फोर्स का रिएक्शन मिलेगा। अब रिएक्शन है कहाँ, नॉर्मल का रिएक्शन कहाँ है और mg का। आइए आप फील करवाता हूँ आपको मैं। ये जो बॉडी है इसकी मैं एफबीडी बनाता हूँ, पहले ब्लॉक की एफबीडी बनाता हूँ। ब्लॉक की एफबीडी पर क्या है पता है, every object creates a gravitational pull on another object. न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा, मैं इसको प्यार कर रहा हूँ, ये इसको प्यार कर रहा है, ये उसको भी प्यार कर रहा है, ये किसी रामलली को भी प्यार करता है। अब लेकिन हम सबके प्यार में इसका अट्रैक्शन उस लड़की की तरफ ज्यादा है, इसलिए हुआ क्या, उसे अट्रैक्ट हुआ, हम लोगों को छोड़ दिया, लेकिन सब एक दूसरे को पुल कर रहे हैं।
बराबर ना। वैसे ही ये ब्लॉक भी पुल कर रहा है किसी को, ये सरफेस भी इसको पुल कर रहा है, लेकिन औकात ज्यादा किसकी थी? सरफेस की। सरफेस इसको पुल क्यों कर रहा है? क्योंकि अपनी तरफ चिपकाना चाहता है, अट्रैक्ट करना चाहता है, बराबर mg। और नॉर्मल रिएक्शन ऐसे ऊपर लग गया, किसका बना? ये सेल्फ ब्लॉक का। अगर मैं यही एफबीडी सरफेस की बनाऊं भाई, वी कैन कंसीडर दैट सरफेस एज एन ऑब्जेक्ट। अगर मैं सरफेस को देखूं तो भाई एवरी ऑब्जेक्ट वांट्स टू अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट। अगर ब्लॉक को सरफेस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो सरफेस क्या, ब्लॉक क्या चाहेगा? वो चाहेगा यार मैं क्यों अकेला चलूं, तू भी आना, बीच में मिल लेते हैं। तो ये किसको, ये सरफेस को अपनी तरफ खींचेगा और ग्रेविटेशनल पुल mg से नीचे लगाएगा नॉर्मल। अब जरा देखिए एक्सेलरेशन पे बताना है तुम्हें, ये भी mg दोनों ग्रेविटेशनल पुल है, क्या दोनों इक्वल अपोजिट हैं? भाई इतनी तेजी से मैं तुम्हें खींचूंगा उतना तेज तुम मुझे भी खींचोगे, तो दोनों एक्शन दोनों इक्वल भी हैं, दोनों अपोजिट भी हैं, दोनों का नेचर भी सेम है, दोनों दो अलग बॉडी पर भी लग रहे हैं। तो these two are the action reaction pair। समझा? नॉर्मल ये भी है, नॉर्मल ये भी है, ये दोनों भी एक्शन रिएक्शन पेयर है। N और mg आपस में एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। mg का रिएक्शन हैज टू बी mg ओनली। इलेक्ट्रिक फोर्स का रिएक्शन कौन होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फोर्स ही होना चाहिए। मैग्नेटिक फोर्स का रिएक्शन कौन होगा? तो बहुत ज़्यादा टफ पढ़ा रहा हूँ क्या? समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अभी बहुत बच्चे हो, जिस लेवल पे आप क्वेश्चन कर रहे हो वहाँ आपको नहीं दिखेगा फर्क। जहाँ ढंग के क्वेश्चंस आएंगे ना, ये छोटे छोटे पॉइंट्स ना आपको बहुत तड़पा तड़पा के मारेंगे। समझ में आ रहा है? तब आपको लगेगा आप सही करके आओ लेकिन आप गलत कर दोगे। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप ध्यान दो। तो कितने आज के बाद एक्शन रिएक्शन में कितने पैरामीटर चेक करोगे? कौन कौन से? एवरी एक्शन है इक्वल है, अपोजिट रिएक्शन इट शुड एक्ट ऑन नेचर ऑफ फोर्सेस सेम। वेरी गुड। और जो सेम नेचर ऑफ फोर्सेस होंगे उसमें ये भी याद रखना कि नॉर्मल और टेंशन को सेम नेचर ऑफ फोर्स बोला जा सकता है। क्योंकि नॉर्मल और टेंशन को क्यों सेम बोल सकते हैं? दोनों ही कांटेक्ट फोर्स है यार, ठीक है? हाँ, कोई भी कांटेक्ट हो। फ्रिक्शन कैसा फोर्स है पता है? देखो दो समझाता हूं मैं। कांटेक्ट फोर्स जो था ना, ये पापा था, इस पापा को दो बच्चे हुए। पापा को हुए मतलब समझ जाओ तुम। पापा जो है वो दो बच्चों कौन कौन से इसके हैं? एक बेटा है नॉर्मल, एक बेटा है फ्रिक्शन, और इसका एक और बेटा है जो कोई नहीं जानता, जो केवल मैं जानता हूं, जिसको हम बोलते हैं टेंशन। टेंशन मतलब जल्दी नहीं, पहले नाम। ये दोनों ऑफिशियल बेटा है या अनऑफिशियल है, ठीक है? तो उसको लोग जानते नहीं है। तो नॉर्मल और टेंशन की बात हो रही है। अब भाई अगर पापा है तो पापा की जो प्रॉपर्टी होती है वो बढ़ती है ना, तो अलग अलग पार्ट में बटी। पापा कौन था? कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स की जो प्रॉपर्टी थी, उनके पास दो प्रॉपर्टी थी, एक थी परपेंडिकुलर और एक थी पैरेलल। नॉर्मल ने बोला मुझे परपेंडिकुलर वाला कौन चाहिए प्रॉपर्टी, तो फ्रिक्शन ने बोला ठीक है भाई तुम ले लो। बचा कौन? पैरेलल, तो मैं ले लेता हूँ। तो कांटेक्ट फोर्स जब नॉर्मल लगेगा तो ये हमेशा कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर काम करता है, सच दैट इट ट्राइज टू कॉम्प्रेस द ब्लॉक। क्यों लगता है वो? सच दैट इट ट्राइज टू कॉम्प्रेस द ब्लॉक। जैसे मैंने इसके ऊपर ऐसे हाथ रखा, तो ये कैसा फील हो रहा है? दबाओ। कांटेक्ट सरफेस ये रहा, इस लाइन पर ऐसे दबाओ, इसको फील हो रहा होगा नीचे की तरफ। तो मैं नॉर्मल ऐसे नीचे लगा रहा हूँ, और ये उसी का रिएक्शन किधर लगा रहा होगा? ऊपर, क्योंकि ये कॉम्प्रेस करना चाह रहे हैं। समझ में आया?
तो नॉर्मल परपेंडिकुलर रखता है और इट ट्राइज टू कॉम्प्रेस द ब्लॉक। और फ्रिक्शन पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस हमेशा काम करता है, जो भी कॉन्टैक्ट सरफेस है। और फ्रिक्शन का काम क्या होता है? व्हाट इज फ्रिक्शन? अपोजिट मोशन। फ्रिक्शन क्या होता है? बताया था मैंने तुम्हारी क्लास में एक बार। फ्रिक्शन का मेन काम क्या है? फ्रिक्शन वांट्स टू कीप टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर। फ्रिक्शन वांट्स टू कीप, सबको बोलना पड़ेगा, फ्रिक्शन वांट्स टू कीप टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर। टू कीप देम टुगेदर इट में सपोर्ट और अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बेसिकली फ्रिक्शन को मेरी लैंग्वेज में कोई बोलेगा, मैं बोलूंगा फ्रिक्शन मम्मी है। तुम्हारे घर में तुम्हारे छोटे या बड़े भाई बहन होंगे, पक्का लड़ाई होती होगी। लड़ाई में दो ही चीज होती है, एक पिटता है और एक पीटता है। जो पिटेगा वो रोएगा और जो पीटा है वो बाहुबली वाली फीलिंग करता है, हाँ। मम्मी आगे क्या करती है? जो बाहुबली बना था ना, शेर से बिल्ली बनाती है, पहले मार के 2 थप्पड़ मारेंगी, क्यों मारा? और जो रो रहा है उसको क्या बोलती है? चुप हो जा, माफ कर दे। मम्मी का क्या फायदा है इसमें? मम्मी चाहती है एक ही छत के नीचे दोनों रह रहे हो तो कम से कम प्यार से रहो, लड़ाई झगड़ा मत करो, दोनों साथ में बने रहो। साथ में बनने के लिए क्या किया? जो बलवान था, बाहुबली हुआ था, उसकी अकल ठिकाने लगा दी, उसको रोक दिया, बस उड़ मत नीचे। और जो बेचारा कुचला था, दबा कुचला था, उसको उठा दिया ऊपर। तो हुआ क्या? इससे दोनों साथ में आ गए। फ्रिक्शन भी यही करता है। लेकिन अब ये कब की केस हो गई? ये केस हुआ जब तुम छोटे हो, लड़ झगड़ के कर पा रहे हो, तो तुम बड़े हो गए। अब बड़े होने के बाद तुम्हारी रोज लड़ाई हो रही है, एक लिमिट तक मम्मी आके इंटरफेयर कर सकती है कि साथ में रहो, छोड़ दो। लेकिन इतना मामला बढ़ गया कि हम एक दूसरे का कत्ल कर देंगे, देखेंगे ही नहीं, देखे चाकुओं को मार देंगे। तो उस टाइम मम्मी क्या बोलेंगी? रोज समझा रही है, मम्मी बोलेंगी भाड़ में जाओ, तुम दोनों अलग अलग हो जाओ। यही चाहती है ना मम्मी। अपनी औकात के बराबर चीजें करेंगी, जब तो उनकी औकात है, लिमिट है, तब तक वो आपको रोकने का कोशिश करेंगी कि आप साथ में रहो। उनके औकात के बाहर क्या बोलेंगे? जाओ कोर्ट करेगा, मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ अभी। यही होता है। फ्रिक्शन भी अपनी लिमिट तक दोनों को साथ में रखना चाहता है, और जैसे ही वो लिमिट क्रॉस हो गया, जैसे ही वो लिमिट क्रॉस हो गया, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। समझ में आया? और जहां तक वो रोक के रखता है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। समझ में आया क्या? तो फ्रिक्शन वांट्स टू कीप टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर, टू कीप देम टुगेदर इट में सपोर्ट और अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये सब की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा mg क्या होता है? दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल पुल होता है। एक्चुअली होता है क्या? gm1 m2 by r स्क्वायर, वहां से gm by r स्क्वायर जो है ना, दैट इज वो स्मॉल g, तो m इंटू जी बना, m ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी। अब सरफेस जो है ना, सरफेस मीन बेसिकली अर्थ, तो उसका जो मास है वो कहाँ आ गया? स्मॉल g के अंदर ही। तो अगर ये सरफेस मेरे ब्लॉक को ऐसे नीचे खींच रहा है, मेरा ब्लॉक ये ऐसे खींच रहा है mg से, बेसिकली वो फोर्स कितना लगा रहा है? g मास ऑफ सरफेस मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ ब्लॉक अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन g मास ऑफ सरफेस अपॉन आर स्क्वायर को हमने g बोल दिया, स्मॉल g, ग्रेविटी। यही तो पढ़ा होगा 9th में। अब उससे नीचे खींच रहा है वो, तो mg लगा, तो इसको लगेगा वो मेरे नीचे खींच रहा है, हाँ मैं भी खींचता हूँ। जब ये खींचने जाएगा तो क्या लिखेगा? g मास ऑफ सरफेस, मास ऑफ अपना खुद का, अपॉन आर स्क्वायर। g मास ऑफ सरफेस अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ भी तो स्मॉल g बनेगा। तो जो ये mg से नीचे खींचा जा रहा था वही mg तो यहाँ भी हुआ, इसलिए दोनों mg इक्वल है। समझा? अभी मैं इतना डिटेल में जाना नहीं चाह रहा था। अच्छी बात है, पूछो ऐसे सवाल। मैं तुम्हें पहले लेक्चर से बोल रहा हूँ, तुम पूछते जाओगे, मुझे कभी इरिटेशन नहीं होगा बताने में, और तुम जितना पूछोगे उसे 10 कदम आगे बताऊंगा, लेकिन नहीं पूछोगे तो नहीं बताऊंगा। तो मेरी भी इज्जत है कुछ। लिख चुके, ये समझ में आ गया सबको? लिखना तो सही नहीं, नहीं क्या लिखोगे ये? तो बच्चों
ये जो चीज देख रहे थे आप, ये था हमारा कांटेक्ट फोर्स। क्या था ये? क्या था? कॉन्टैक्ट फोर्स। तो हमें फ्रिक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो मैं सूडो फोर्स की बात करता फिलहाल। सूडो फोर्स एक ऐसा फोर्स है इससे कोई भी रिएक्शन नहीं होता, थर्ड लॉ ऑफ मोशन इस पे काम नहीं कर रहा होता। चलिए, बहुत अच्छी बात है। दो बच्चों चुप हो जाओ। ये काम कैसे करता है? इट एक्ट्स away from the center and in magnitude it is equal to the radial, या फिर इसी को हम और क्या नाम देते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है बच्चों, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा, डायरेक्शन वाइज और सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट है। क्यों अपोजिट होगा? क्योंकि यहां हमने क्या लिखा है? इट एक्ट्स अवे फ्रॉम द सेंटर, और सेंट्रीपिटल किधर लगता है? टुवर्ड्स द सेंटर। तो क्या दोनों एक ही बात है? तो डायरेक्शन वाइज अलग हो गया, बाकी तो मैग्नीट्यूड एक ही है। समझ में आया क्या? आइए, कितना समझ पाए हैं आप? इसको हम कुछ क्वेश्चन के थ्रू भी समझते हैं। अब और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो आपका टॉपिक जो है ना, थ्योरी वाइज खत्म हो गया। अब इस पर कितनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको अच्छा होता जाएगा सर्कुलर मोशन। और लोग टफ बोलते हैं, बताओ अभी तक ईमानदारी से क्या एक भी पॉइंट टफ लगा है? मैं कह रहा हूँ दुनिया की कोई भी बुक सॉल्व करो, अगर आपको नहीं आए तो मुझे बताना। आप अगर क्लास में बैठ के अक्कल लगा रहे हैं तो आपको चीजें टफ नहीं जाएंगी, लेकिन क्लास में पढ़ना पड़ेगा। आज देखो कुछ लोग नहीं आए। कौन नहीं आया? वो लड़की नहीं वहाँ जो, और कौन नहीं आया? उसका नाम क्या है? मैं भूल गया यार। तो बैठती है लड़की, चहल। अच्छा, मस्ती तभी करती है क्या? बहुत मस्ती करती है ना वो। देखो तूने हाँ किया है, आने तो बताऊंगा। हाँ हाँ बोला ना, मस्ती करती। हाँ, और खुद ऐसे घूम के उससे बात करती रहती है। हाँ, बेसिकली सेंट्रीपिटल में क्या होता है, जैसे अगर ये मेरा सन है, सूरज भगवान ये है, अर्थ ऐसे घूम रही है, तो अर्थ को ये सन अपनी तरफ ऐसे खींच रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, और सन को ये अर्थ इधर खींच रही है। तो ये दोनों एक्सेलरेशन पे है। ठीक है? नहीं, सेंट्रीफ्यूगल का नहीं होता। अब सवाल कैसे आते हैं देखो, ऐसा एक डायग्राम है, मान लो एक सर्कल है, देखो ये ऐसे मूव कर रहा है ओमेगा से। क्या वैल्यू होगी, क्या होगा, वो भाड़ में जाए, उसकी भी हम बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम खाली पूछ रहे होगा क्या। एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेसिकली नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगता है, तो जब ये रोटेट कर रहा होगा तब आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन आ जाएगा। रोटेट कोई भी डिस्क अगर रोटेट करेगा तो ये मत बोलना क्यों, कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो ए जीरो है, एक्सेलरेशन तो है ही ना उसके अंदर। अगर ओमेगा से कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट करने लगे तो वो फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाता है, मतलब एक्सेलरेटेड फ्रेम बन जाता है। तो ये भी एक एक्सेलरेटेड फ्रेम ही है। अगर ये एक्सेलरेटेड फ्रेम है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, मान लो ये वाला एंगल थीटा है, खैर जरूरत नहीं थी, हमें बताना है व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ। मैं इसके थ्रू आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं, इसलिए ये क्वेश्चन दिया है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और मैं यहाँ पे ऑप्शन दे देता हूँ इसके लिए, वन टू
ये डायरेक्शन दिखा रहा है, कौन सा होगा वो आपको बताना है। एक दूसरा सवाल और बना दे रहा हूं, सेम सवाल ये भी है। दिन घूमता है तो चलिए बताइए बॉस, बिना पेन चलाए, देखो लिख लेना, बिना पेन चलाए पहले आप बताओ। फर्स्ट वाले में 8, सेकेंड वाले में 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, काउंटिंग नहीं सिखा रहा हूँ, आपको बताना है कौन सा सही है। घूम रहा है, डिस्क घूम रहा है, हाँ। कड़ा पहना है कोई? अरे यार मैं लो निकालो, क्या यार भाई, मारना मत उसको। हाँ आइए, कभी भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना है ना भाई साहब, गिर जाएगा ये देखो। तो कभी भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर आपको निकालना है तो 4 चीजों का ध्यान रखना होता है। सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल दोनों की बात कर रहा हूं। आगे सवाल आएगा तो मरना मत कि सर आपने तो बताया ही नहीं, इसलिए बता रहा हूं। कभी भी सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात आया तो सबसे पहला स्टेप होता है एनालाइज द सर्कल इन विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग। एनालाइज द सर्कल इन विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग। इधर आओ दोस्त, आओ कैमरे में हाय करो सबको। ऐसे क्या है हाय? मोदी कैसे बनोगे? झूठ बोलना सीखो, जुमलेबाजी सीखो, ऐसे पकड़ो ऐसे। ये देखो, ये ऑब्जेक्ट ऐसा है, सॉरी ये डिस्क। पहला केस देखना, पहले केस के लिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये पेन देख रहे हो, दिस पेन इज द, पहले केस के लिए ये पेन जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे, ठीक है। अब यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, जहां ये मेरी उंगली है ना, ये ऑब्जेक्ट है। देखो ये ऑब्जेक्ट कैसे मूव करोगा, डिस्क मूव करेगा तो जो डिस्क सर्कल बना रहा है वही सर्कल कौन बना रहा है? ऑब्जेक्ट भी। वही सर्कल कौन बना रहा है? ऑब्जेक्ट भी। तो मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है वो कौन सा सर्कल बना रहा है? यही वाला सर्कल। तो ये सर्कल का सेंटर ये रहा, इसके अपोजिट जाओगे तो ये डायरेक्शन इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये डायरेक्शन मतलब 8। अब दूसरे वाले केस में देखो, ऐसे पकड़ो, ये ऐसे, ये देखो ये वर्टिकल सर्कल बनाया मैंने एक्सिस। अब ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, समझ रहे हो? ऐसे ऐसे घूम रहा है। अब अगर ऐसे घूमेगा तो क्या फर्क पड़ेगा? यहां जो ऑब्जेक्ट है उसको देखोगे तो वो यहां सर्कल बना रहा होगा, और जो यहां ऑब्जेक्ट है वो ऐसे सर्कल बना रहा होगा। सीधा ऐसे ऊपर रखो, जो यहाँ ऑब्जेक्ट है ये वाला ऑब्जेक्ट, ये बड़ा सर्कल बना रहा होगा, जो यहाँ ऑब्जेक्ट है ये सर्कल बना रहा होगा। सब ऐसे ऐसे घूम रहे हैं ना, ऐसे ऐसे, तो सबका सर्कल अलग अलग बन रहा होगा। जरा इस पॉइंट पर ये कौन से सर्कल में घूम रहा होगा? क्या ये वाले सर्कल में? इसका हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं बढ़िया बेटा? इसका कहाँ इस्तेमाल करते हैं? ग्रेविटेशन में। अब देखो अर्थ इसी एक्सिस के अबाउट घूमती है,
बराबर ऐसे घूम रही है। तो अर्थ अगर ऐसे घूम रही है तभी हमारा जो ग्रेविटी के जी की वैल्यू है ना, सरफेस पोल से ऊपर है तो बढ़ती है, पोल से नीचे है तो पोल से ऊपर है तो बढ़ती है, घटती है। पोल से ऊपर भी घटती है, पोल से नीचे भी घटती है, और अगर पोल से इक्वेटर की तरफ गए तो भी घटती है। और तब ये वाला सर्कल बनता है जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इक्वेटर पे जीरो रहती है, ठीक है, वहां तुम पहुंच ही नहीं पाओगे पहली बार। समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो ये इस सर्कल में घूम रहा है, इसका सेंटर कहाँ है, ये इसके अपोजिट, मतलब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ में आया क्या? टफ है क्या? सबसे पहले आप क्या एनालाइज करोगे सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल के लिए? सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल के लिए क्या देखोगे? किस एक्सिस पे घूम रहा है। अगर ऐसे वर्टिकल एक्सिस से कोई टेंशन ही नहीं है, सब एक एक सर्कल बनाएंगे। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ऐसा एक ही प्लेन में घूम रहा है, तब सारे पार्टिकल का सर्कल अलग होगा, वो आपको लिखना पड़ेगा। इसको नोट कर लो, फिर मैं तुम्हें एक पॉइंट बताऊंगा एनालाइज कैसे करते हैं, जो बोला वो लिखवाऊंगा, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग। डायनेमिक्स का बेसिक्स इतना ही है। आप WP पढ़ चुके हैं ना? हाँ, तब वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी यही पढ़ाऊंगा मैं। नहीं तो सही बोल रहा है, जब वो घुमा रहा है ना ऐसे ऐसे, बेटा तुझे ना वो 2-3 पेन का कैप अलग अलग पॉइंट पे लगा दो, और सब पेन का देखो सर्कल कैसा बना रहे हैं, बस वही देखते जाओ। हाँ, बस 2 कैप लगा के दिखा दो। लिखिए, नोट पॉइंट में लिखिए, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल, बस मस्ती खत्म, थोड़ी देर पढ़ लेते हैं। टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ, to find the direction of centripetal or centrifugal force, centripetal or centrifugal force, we first analyze the circle, we first analyze the circle in which object is moving. Analyze the circle in which object is moving. ब्रैकेट में लिख लेना, it may be same, it may be same as object, sorry, it may be same as the frame, it may be same as the frame or different from the frame. जैसे पहले केस में जो ऑब्जेक्ट का सर्कल फ्रेम के बराबर ही है, दूसरे में फ्रेम और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग सर्कल बना रहे हैं, ठीक है। ब्रैकेट बंद करो, कॉमा करके लिखो। क्या लिखा था पहले? वी विल एनालाइज द सेंटर ऑफ सर्कल ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल एक्ट अवे फ्रॉम दिस सेंटर ओनली, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल एक्ट अवे फ्रॉम दिस सर्कल ओनली, centrifugal force will act away from this center only. लिखा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ना, तो अवे लगेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल एक्ट अवे फ्रॉम दिस सेंटर। लिख लिया? नेक्स्ट नोट पॉइंट लिखो।
if an object is moving, 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 मूव करने दो ऑब्जेक्ट को, कैसे मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, in a circular path, moving in a circular path, if an object is moving in a circular path, then we use the concept of partial pseudo, then we use the concept of partial pseudo force. Then we use the concept of partial pseudo force. Partial pseudo force का मतलब क्या होता है? पार्शियल मतलब कुछ पार्ट में लगाते हैं और कुछ नहीं लगाते हैं. डैश करके पैरा चेंज करके लिखो. हाँ, पैरा चेंज करके. फॉर रेडियल एक्सेलरेशन, लिखो फॉर रेडियल एक्सेलरेशन, गुरु लिख लो. फॉर रेडियल एक्सेलरेशन we use the concept of centrifugal force. For radial acceleration we use the concept of centrifugal force. इसका मतलब ये हुआ कि रेडियल एक्सेलरेशन में कुछ तो हो रहा है, वो हो रहा है, सूडो लगा रहे हैं रेडियल एक्सेलरेशन में. क्या लगा रहे हैं? सूडो. बट फॉर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, but for tangential acceleration we use the ground frame. We use the ground frame. We use the ground frame. लिख लिया? मतलब ये है, अगर मान लो पार्टिकल खाली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है बच्चों, तो अकेले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो कोई बात ही नहीं है. अकेले अगर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा तो हम ये बोलेंगे कि खाली सेंट्रीफ्यूगल आएगा, और सेंट्रीफ्यूगल के लिए तो हम लगाते ही हैं सेंट्रीफ्यूगल. लेकिन अगर कोई पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, नॉन यूसीएम है, तो नॉन यूसीएम में दोनों आ जाएंगे, टेंजेंशियल भी और रेडियल भी. तो रेडियल के लिए आप क्या लगाओगे? सेंट्रीफ्यूगल. लेकिन टेंजेंशियल के लिए कहाँ से सॉल्व करोगे? ग्राउंड फ्रेम में. जब ग्राउंड फ्रेम में आओगे तो कोई भी सूडो नहीं आएगा, कि ग्राउंड को तो रुका हुआ मानते हैं. जैसे मैं वो वाला अपेरेंट वेट इन लिफ्ट वाला सवाल किया होगा, जब लिफ्ट ऊपर जाती है, मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. एक लिफ्ट मेरे पास है, ये लिफ्ट ऐसे ऊपर जा रही है, यहाँ पे एक आदमी को बैठाया है जिसका वेट है mg पहले, करेक्ट. ये आदमी है, इस पे नीचे फोर्स लग रहा होगा mg, ऊपर फोर्स लग रहा होगा नॉर्मल. सही बात है ना? तो अगर मैं ग्राउंड से देखता हूँ, ग्राउंड फ्रेम से देख रहा हूँ मैं, तो ग्राउंड फ्रेम में कोई सूडो वीडो नहीं आता, क्योंकि ऑब्जर्वर कहाँ है? ग्राउंड फ्रेम में, और ग्राउंड फ्रेम रेस्ट पे मानते हैं हम लोग. तो ग्राउंड फ्रेम में देखोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा? जैसे मैं मान लो लिफ्ट के अंदर हूँ, तुम ग्राउंड से देख रहे हो, तुम्हें तो मैं ऊपर जाता हुआ दिखूंगा ना. तो तुम्हारे हिसाब से मेरी क्या वेलोसिटी हो जाएगी? सॉरी, मेरा क्या होगा? n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए. तो तुम्हारे हिसाब से मैं कितना हुआ? एम जी प्लस एम ए. लेकिन अगर मेरे साथ कोई बंदा खड़ा है लिफ्ट में, तो मैं उसको ऊपर जाता हुआ दिखूंगा क्या? नहीं दिखूंगा. उसको तो रुका हुआ दिखूंगा. अब इसको रुका हुआ दिखाने के लिए ही जुगाड़ लगाया गया, और वो जुगाड़ ऐसे है कि ऊपर की तरफ, सॉरी नीचे की तरफ एक सूडो फोर्स लगा दिया गया. तो अगर लिफ्ट के फ्रेम में देखता हूं मैं, तो क्या मैं लिखूंगा? मैं लिफ्ट की जगह में रुका हुआ हूं ना, नीचे की तरफ फोर्स mg प्लस एम ए,
करेक्ट। तो भाई यहाँ भी वही आंसर आया है, यहाँ भी वही आंसर आया है। दोनों जगह आंसर अलग अलग आया कि क्या आया? अरे बोलो, इसका मतलब दोनों फ्रेम यूज कर सकते हैं। तो ये वाला फ्रेम यूज करना है आप जब टेंजेंशियल में जाओगे, मतलब ग्राउंड पे देखना है। और जब आप सर्कुलर देख रहे होगे तो आपको सूडो वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। और यहाँ सूडो कौन बनेगा बच्चों? सेंट्रीफ्यूगल। अरे कौन बनेगा? सेंट्रीफ्यूगल। कौन बनेगा? सेंट्रीफ्यूगल। कौन बनेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या होता है? सूडो फोर्स। कैसे काम करता है ये? Away from the center. इन विच पार्टिकल इज रिवॉल्विंग। कोई भी सेंटर नहीं चलेगा, अभी क्वेश्चन कराया मैंने। अवे फ्रॉम द सेंटर इन विच पार्टिकल इज, जोर से बोलो, Away from the center in which particle is revolving. वेरी गुड। तो ये आप समझ गए। अब आइए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा है, यहां से ऐसे एक रस्सी बंधी हुई है, इस रस्सी से एक 2 kg का ब्लॉक लगा दिया, 1 मीटर की रस्सी है, और इस रस्सी को ऐसे पकड़ के घुमा दिया 2 रेडियन पर सेकेंड से। घुमा सकते हैं? मैंने आपसे पूछा फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। दूसरा सवाल है, एक और ऐसे रस्सी लिया, एक ऑब्जेक्ट और एक और ऑब्जेक्ट यहाँ जोड़ दिया, ये 1 kg, ये 2 kg, ये 2 मीटर, ये 4 मीटर, इसको भी 2 रेडियन पर सेकेंड से घुमा दिया। सवाल वही है, यहाँ टेंशन T1 है, यहाँ T2, फाइंड T1 एंड T2। चलिए ट्राई करेंगे, मैं कराऊं एक। 2 फ्रेम में इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं ग्राउंड फ्रेम में देख रहा होगा बच्चों, तो मुझे क्या दिखेगा? सोचो, ग्राउंड फ्रेम में देखूंगा तो ऐसे घूमते हुए दिखेगा ये सर्कल। क्या ग्राउंड फ्रेम में ये मुझे ऐसे सर्कल बनाता हुआ नहीं दिखेगा? यही तो ग्राउंड फ्रेम में दिखेगा। तो इस पे एक फोर्स इधर लग रहा होगा, टेंशन T। ग्राउंड फ्रेम में देखूंगा ना बच्चों, देखो कोई कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होती, खाली आंसर में कोई दिक्कत नहीं होती, खाली कैलकुलेशन को जल्दी खत्म करना है तो हम ज़्यादा करके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इस्तेमाल करते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी से बचने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये हो क्या है पता है? आप बोलोगे इसका mg कहाँ है सर? नीचे mg लग रहा है तो नॉर्मल इधर लग रहा है। नहीं, ये कुछ ऐसा है, बुक देना, ये कुछ ऐसा है, ये बुक है ना, ऐसा इसको टेबल मानो। ये कहाँ रखा हुआ है? यहाँ पे चाहिए तो लिख दो, हॉरिजॉन्टल प्लेन फ्रिक्शनलेस टेबल, ऐसा। तो यहाँ ये ऑब्जेक्ट रखा है और ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट घूम रहा है, या ऐसे जो भी घूम रहा है इस पर घूम रहा है। जरा बताओ, अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो mg कहाँ लग रहा होगा? अंदर ना, बस ये घूम ऐसे ऐसे रहा है। समझना ध्यान से, मैं फिर बोल रहा हूँ, द होल क्वेश्चन इज अबाउट द ओरिएंटेशन, कि आप ओरिएंटेशन समझो। ऐसे या ऐसे ऐसे घूम रहा होगा इस पे, टंग 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 ऐसे। लेकिन हम देख कैसे रहे? अभी mg कहाँ अंदर लग रहा है? मैं ऐसे देख रहा हूँ, यही बनाया, देखो ये ब्लॉक यहाँ दिख रहा है, ये ब्लॉक यहाँ दिख रहा है, तो mg कहाँ आएगा और नॉर्मल कहाँ आएगा? यहाँ कुछ लोग गलती करते हैं कि ये mg, हाँ लगा दो ये mg नहीं है, टेबल पे रखा हुआ है। इस क्वेश्चन में mg अंदर लग रहा है और इसका नॉर्मल किधर लग रहा है? समझ में आया क्या? तो घुमाने के लिए कौन जिम्मेदार हुआ? टेंशन। तो टेंशन किसके बराबर होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। जिस सर्कल में घूम रहा है उसका रेडियस कितना है? m कितना है? ओमेगा कितना है? कितना टेंशन आया? कितना आया?
क्या सबको समझा क्या? अगर मैं इसको सेंट्रीफ्यूगल के कॉन्सेप्ट से करता तो मैं ऐसे करता, अभी भी फोर्स चिपक जा रहा है ये इसमें। अगर मैं सेंट्रीफ्यूगल के कॉन्सेप्ट से करूं तो मैं ऐसे करूंगा कि भाई मैं इस पर ही बैठ गया हूं, इसी फ्रेम में चला गया, तो ये रोटेटिंग फ्रेम हो गया नॉन इनर्शियल, तो ये सर्कल में घूम रहा है, इधर क्या आ जाएगा अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स आ गया? सेंट्रीफ्यूगल। भाई अगर इस पे ऐसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ गया, इसका मतलब ये है कि T जो है हमारा ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो गया। देखो दोनों में आएगा एक ही चीज, लेकिन कहने का तरीका अलग है। इसमें इन दोनों को बैलेंस करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं इनको? और यहाँ मैं T Fnet इज इक्वल टू में लगा रहा हूँ। यही डिफरेंस है, दोनों से आंसर एक ही आता है। तो हमारे स्क्वायर करो, क्या आएगा? सॉरी, नॉन इनर्शियल फ्रेम। ये नोट करो, वो सवाल करो। करण यार तुम्हारे रहते हुए मेरे ऊपर कोई हंस दे रहा है, तुम बर्दाश्त कर रहे हो, मारो इसको एक थप्पड़। अच्छा इस पे भी देखो, mg अंदर होगा, नॉर्मल बाहर, तो उसको हटा दे रहे हैं। यहाँ फोर्स क्या आएगा? T1, यहाँ क्या आएगा? T2। अब ये ऐसे घूम रहा है, कौन से फ्रेम में करूं? ग्राउंड फ्रेम में करूं? कर लो, ग्राउंड फ्रेम में करोगे तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू m इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो T1 माइनस T2 इज 16। ठीक है, यहां देखो तो ये हो जाएगा T2, और इसको भी ग्राउंड फ्रेम में करो तो T2 की वैल्यू, अब ये इस सर्कल में घूम रहा है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 2 इंटू 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो T2 कितना आ गया? 48। T2 48 आया, देयरफॉर T1 इज 48, 54, 64। अब आप देख लीजिएगा दोस्ती तुम लोग तो नहीं तोड़ोगे, लेकिन मैं तोड़ दूंगा अभी। T1 64, प्लीज थोड़ी देर शांत हो जाओ। मैं हंसा रहा हूं तुम्हें ना, अब मैं तुम्हें ऐसे मजा दे देके पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है। तुम्हें मजा आएगा क्लास में, लेकिन लगातार मजा ही मत लेते रहो, कुछ पढ़ के भी जाओ। तो T1 ज्यादा है ना, 64 है ना बच्चों। इसमें टूटेगा कौन? पहली स्ट्रिंग। इसको तुम अगर दूसरे फ्रेम में करते तो क्या लिखते? T1 इज इक्वल टू T2 प्लस दिस, क्योंकि जब मैं इसी पर बैठ गया होता जहां घूम रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पीछे लगता। बस यही फर्क होता है। एक थोड़ा अलग लेवल का सवाल करवाता हूँ, मतलब कर लोगे, थोड़ा फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व करता हूँ इसमें। सिर्फ 2 मीटर का, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा कि 2 kg का ब्लॉक है, वो कौन से सर्कल में घूम रहा है? सेंटर तो यही बनेगा, 6 मीटर उसकी लेंथ हो गई। 2 kg के अंदर की तरफ फोर्स लगा, किधर है? T2, और T2 जैसे T1 में टेंशन आया है। हो गया लिख के? ये कौन सा? ये एक बार बता, FBD में हमें आता है, FBD आता है। इस ब्लॉक को देख ले, इधर एक रस्सी लगी है तो टेंशन आएगा T1, इधर एक रस्सी लगी है, टेंशन आएगा T2। यहाँ बधा हुआ तो क्या ये ऐसे नहीं घूमेगा इस सर्कल पे? इसका सेंटर यहाँ हुआ, तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितना हुआ? अंदर T1, बाहर T2, तो नेट कितना हुआ? T1 माइनस T2। कितना हुआ नेट? T1 माइनस T2। किसके बराबर हुआ? m इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर।
वही लिख दिया, एक पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा वाला इस सर्कल में ऐसे कुछ घूमेगा, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, सेंटर से 4 और 2 6, यहाँ कितना फोर्स लग रहा है T2, तो T2 हो जाएगा m जो 2 kg है, r जो 6 है, ओमेगा इसके जो 2 का स्क्वायर। यहाँ से T2 मिला 48, इस T2 को उठा के इसमें रख दिया, समझा भाई? देखो देखते देखते 12:45 हो गया है, तो जल्दी जल्दी 40 मिनट्स ही बचे हैं। मस्ती ना करके ढंग से पढ़ते हैं, खूब सारे सवाल करते हैं, तब कर पास वाला अगले लेक्चर में कर पाएंगे। 2 लेक्चर में तब मैं खत्म कर पाऊंगा इसको, 2 और 2 को 3 ले लूंगा, परेशान मत हो, मैं 2 बोलता हूँ खाली, अभी तो शुरुआत ही है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। आइए एक सवाल है, फिर से ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, लेकिन अभी म्यू की वैल्यू 0 नहीं है, मतलब वही टेबल फिर है, उस टेबल पर मैंने ऐसे इसको घुमाया है, ठीक है, ओमेगा से नहीं, ऐसे यहाँ एक ब्लॉक है, इसको मैं ऐसे V से चला दिया। HP मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन, हिमाचल प्रदेश नहीं, ऐसे V से जा रहा है। अगर ये बेटा V से ऐसे जाएगा तो क्या इसकी वेलोसिटी भी कुछ आएगी? मान लो ये लेंथ है L, मैंने यहाँ पे सवाल पूछा है आपसे, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन बताइए, दूसरा है वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। देवियों बातें नहीं, ये ऐसे, ठीक है, सबको दिख रहा है? नहीं, नीचे पीछे लोगों को नहीं दिखेगा। ऐसा इतना समझ पा रहे हो, यहाँ है कि ये रखा हुआ है पेन, ऐसे ये टेबल है, यहाँ फ्रिक्शन है, ये ऐसे चल रहा है इधर, मतलब यहाँ ये ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे ऊपर जा रहा है, ऐसे ऊपर गया, इधर लग रहा होगा टेंशन, तो ये ऐसे जाके इधर कहीं घूमेगा ऐसे, तो इस पॉइंट पे जब है ये इधर जा रहा है, फ्रिक्शन क्या चाहेगा? फ्रिक्शन चाहेगा इसको साथ में रखना, तो ये ऊपर जा रहा है, फ्रिक्शन बढ़ेगा किधर ऊपर पे, इसका थ्रू ऐसे नीचे लगेगा, तो फ्रिक्शन की वैल्यू किधर आएगी? किधर आएगी फ्रिक्शन की वैल्यू? कितना किधर आएगी? नीचे। तो इस पे जो फ्रिक्शन लगा होगा वो नीचे लगा होगा, इसकी वैल्यू कितनी? म्यू एन। एन कितना है इस केस में? mg अंदर, n बाहर, मतलब इसमें mg किधर लग रहा होगा? इनटू द प्लेन, और n किधर लग रहा होगा? आउटसाइड द प्लेन। तो एक इनटू द प्लेन है और एक आउटसाइड द प्लेन है, और यहाँ n की वैल्यू किसके बराबर है? तो फ्रिक्शन के कितना आया? म्यू mg। अच्छा, पहले सवाल का आंसर क्या हुआ बच्चों? पहले सवाल का अंदर आंसर हुआ वर्टिकली डाउनवर्ड, या डाउनवर्ड लिख दो, कोई नहीं, ठीक है। क्या आया? डाउनवर्ड। दूसरे सवाल में क्या पूछा है? वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बच्चों एक बात बताओ, अगर ये इधर लग रहा है तो क्या इसका एक्सेलरेशन जो आया है 80, क्योंकि टेंजेंशियल लगा ना, सर्कल तो ऐसे बनाएगा ना, ये मतलब वो ऐसे सर्कल कुछ बनाएगा ना, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, सही बात है क्या? तो ये 80 मिलेगा, और 80 की वैल्यू क्या होगी? म्यू mg बाई m, और माइनस में क्योंकि वेलोसिटी ऊपर है। क्या पूछा है आपको? वेलोसिटी बताइए टाइम के फंक्शन में, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगाऊं मैं, तो v डैश की वैल्यू होगी v माइनस म्यू जी टी। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत किसी को? और क्या पूछा था मैंने? बस यही दो, हाँ नोट करो।
हाँ हाँ मॉड में। अच्छा एक और सवाल मैंने पूछा नहीं क्या, लो अभी पूछ लेता हूँ। टेंशन बताइए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्या बताना है आपको? टेंशन बताना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बेटा ये AT की वैल्यू क्या आएगी? F/m। अब पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी v है, एक्सेलरेशन आ गया μg, टाइम दिया है t, वेलोसिटी पूछा है तो u पता है, a पता है, t पता है, मैंने v = u + at लगा दिया। और तीसरे सवाल में जो सेंटर पूछूंगा मैं कि टेंशन कितना है, सेंटर इधर आएगा, क्या ये बराबर हो जाएगा तुम्हारा mv² के? तो v की वैल्यू कितनी है? v - r की वैल्यू है। समझ आया क्या? कोई दिक्कत किसी को? किसी तरीके की दिक्कत है तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे बताने को। समझे में ना? चलिए एक और सवाल करिए। ट्राई करिए। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं है, अब वर्टिकल प्लेन है ये। अब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं है, अब ये वर्टिकल प्लेन में है। क्वेश्चन में लिखा रहता है, पेपर में जब आएगा बुक में क्वेश्चन तो उसमें लिखा रहेगा। ऐसा जादू थोड़ी कि तुम पता लगाओ हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है, लो एक सवाल तुम्हें जो मन में आए वो मान लो, ऐसा नहीं होता। लिख के देते हैं इट इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल, और वो टेबल पे है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और अगर लटका दिया तो वर्टिकल प्लेन है। चलिए जल्दी जल्दी करिए। ये कौन सा गेम खेल रहे हो भाई, बतख लोगों? वो मार रहा है, तुम मार खा ले रहे हो। हो गया भाई? क्या आया? सबको एक ही आया? क्या लिखा जरा बताओ। देखो ऐसा कुछ बना क्या, ऊपर आ जाएगा टेंशन, नीचे आएगा mg, और ये मूव कैसे करा है? ऐसे ना, यही तो इसका सेंटर होगा।
ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा इसका? सेंटर। तो क्या नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर है T-20? क्या ये बराबर होगा mv²/r? mv²/r। 2 ने 2 को मार दिया, T की वैल्यू 45। गलती नहीं करो। वेरी गुड, अच्छा कर रहे हो तुम लोग। आइए एक और सवाल। किसको? कौन था ये? करण? क्या हो गया? अरे तुम ही तो बोल रहे थे। तुम्हारी आवाज मैं कैसे भूल सकता हूँ बताओ? इतनी मीठी है कोयल जैसी। बताओ किसको सुनाई देता है भाई? अभी तक तुम इतने साल से बता ही नहीं पाए सुनाई देता कि नहीं देता? 1 साल से पढ़ा तुम्हारे साथ ये? ओह, अब उसको सुनाई देता है, ये मेरी तारीफ है। अरे कोई बात, तुम्हें कुछ बोल सकता हूँ क्या मैं? करण यार, मैं तुम अच्छे दोस्त हो मेरे, तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा। बस यहाँ आग मत लगा देना बस क्लास के अंदर, माचिस लाओ उसे जला दो। चलो चलो ये सवाल जल्दी। मॉड्यूल कोई लाया है क्या? दो। इसमें सर्कुलर कहाँ दिया है? अलग से टॉपिक है? हाँ। हाँ भाई, DPP1 ये सुन लो, अगले लेक्चर में चाहिए। होमवर्क सबमिशन अगले लेक्चर में है। DPP1 जेई मेंस में क्वेश्चन नंबर 1 से 14। हाँ पहले जेई मेंस में एक ही है ना भाई, क्वेश्चन 1 से 14, 1 4 14। जेई एडवांस में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5। हाँ हाँ, DPP2, DPP1 जेई एडवांस में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5। आप लोग पावर को वर्गणी जी पावर पढ़ चुके हैं, तो 6 वाला क्वेश्चन भी करिए, 7 भी करिए, 8 भी करिए, 9 भी करिए, 10 11 12 13। जाओ, तुम्हारी जान नहीं लूंगा मैं, बस थोड़ा सा और कर लो। जेई मेंस में बस आवाज बंद। पेज नंबर 44 पर जेई मेंस न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। जेई मेंस न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है 44, पेज नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 जेई मेंस न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड था ये।
एडवांस के क्वेश्चन तो मैंने दिए ना, 1 2 ये लिख रहा है, इससे लेना जिसको डाउट हो ग्रुप में भेज देना। कितने 20-25 क्वेश्चन हुए? इतना कर लो, इतना कर लो। बाकी अगले लेक्चर में हम इसके एप्लीकेशंस करिए। आया क्या? एक बंद क्यों करो? ये आया न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड जेई मेंस में कौन सा क्वेश्चन है? 1 2 3 4। आइए ये सवाल देखिए। बस यहाँ नीचे mg है, इधर है t। सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स है? ये ऐसे घूम रहा होगा ना, सेंटर ये है, तो एक तो t है और दूसरा ये वाला कंपोनेंट mg cos 37। दिस इज 4 mg/5। सही है? तो लिखूंगा मैं t माइनस 4 mg/5 is equal to mv²/r 4 mg/5 माइनस है ये 1 into 5²/2 5 2 जा 10 4 2 जा 8 25/16। माइनस हो गया, उधर प्लस हो गया। हाँ t माइनस 8 है तो प्लस हो गया। 41/2। ठीक है, देख लो अगले लेक्चर में इसके आगे करेंगे। थैंक यू, बाय।